जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया ना कि जिस तरीके से आपने बताया कि 50% आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें शैक्षणिक आधार पर और पॉलिटिकल आधार पर, आर्थिक तौर पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये भी तो संज्ञान में लेना चाहिए ना। और उससे पहले ट्रिपल टेस्ट की जो लेयर है उसके जरिए ही हम दे सकते हैं आरक्षण, ये भी क्लियर कट है। जी निश्चित रूप से हम ये देख 27% ओबीसी का, 15% एससी का, लगभग 20% एसटी का, 10% जो है गरीब सामान्य हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आरक्षण जो अभी जो व्यवस्था है इसमें कहीं जो समानता है वो एक रूपता नहीं है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। ठीक है आनंद जी, आप बने रहेगा, वापस आती हूँ आपके पास। संदीप पांडे जी भी हमारे से जुड़ गए हैं, इस पूरे मामले में याचिका करता रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप, क्योंकि आप भी ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस तरीके से हियरिंग चली इस पूरे केस की, लगातार मौजूद रहे, अपनी दलीलें रखते रहे कोर्ट के भीतर। अब जो ये आदेश सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई रही कोर्ट के भीतर? इस बीच कैसे कैसे प्रक्रिया चली, आपने क्या क्या देखा और इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं आप? जी, बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं बार बार ये एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जो ये आदेश अपना दिया है आज प्रदेश सरकार को या चुनाव आयोग को, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शायद इस चीज को लेके अलग अलग स्टेट्स में, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसकी आवाज तो उठी और वहां पे ये फैसले लागू भी हुए। और आज उत्तर प्रदेश में इस तरह का मुकदमा जो भी याचिका डाली गई और जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मुझे लग रहा है ये बहुत ढेर सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के साथ ये अन्याय है, बल्कि मुझे लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए राजनीतिक तौर पे आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग में इतनी ढेर सारी जातियां हैं। उन जातियों में वास्तव में राजनीतिक रूप से कौन सी जाति पिछड़ी है, इस बात का आकलन करने के लिए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है और कोर्ट ने यह कहा है कि उस आधार पर जो है आप आरक्षण तय करें कि किस जाति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से अगर जो हम देखते हैं कि इस तरीके का जो डेटा कलेक्ट करना पूरे प्रदेश से और उसके बाद उसका डेटा के हिसाब से आगे निकालना, मतलब कि प्रतिनिधित्व का जो है वो निकालना, ये इतना आसान नहीं होगा कि ये महीने 2 महीने का काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो अभी इसमें देखते हैं कि अब सरकार इसमें क्या करती है, क्योंकि अंत में करना तो सरकार को ही है। लेकिन जहां पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या स्थिति बनेगी फिर? मैडम सॉरी, मैं यही कहना चाह रहा था कि इस मामले में देखिए सरकार जो है एक रेजोल्यूशन के माध्यम से इसको 6 महीने आगे बढ़ा सकती है, अगले एक और 6 महीने बढ़ा सकती है। चुनाव को प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं नगर निकायों में, प्रशासक नियुक्त करके और आगे जो विकास का प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। नहीं आनंद जी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है ना, जो आदेश दिया गया है आनंद जी, उसमें ये भी कहा गया है कि तत्काल चुनाव कराए जाएं। तो उसके लिए स्टे लेने के लिए भी क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी एक ऑप्शन है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन है। और लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है जिसके अनुपालन में ये सरकार, ये माननीय उच्च न्यायालय ने ये दिया है। तो एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार, और फिर हमको ये देखना होगा, महत्वपूर्ण इसमें ये होगा कि हम ये देखें सरकार, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या निर्णय आता है। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय के फैसले पर कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे और कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव होने में देरी संभव है। तकनीकी पहलुओं का अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय होगी। तो ये डिप्टी सीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।